कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 का। इसके पहले क्लास में हम लोग संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ठीक है, संक्रमण तत्व में कौन कौन से अपवाद हैं इसके बारे में बात किए थे। ठीक है, हम लोग क्या बोले थे कि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके डी कक्षक में अपूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन या तो स्थायी अवस्था में या तो फिर ऑक्सीकरण अवस्था में भरे हुए रहते हैं। उसमें अपवाद आता था क्या, जिंक, कैडमियम और Hg। जिंक, कैडमियम और Hg तीनों को वाष्पशील धातु भी बोला जाता है, याद आया कि नहीं। वाष्पित ये हो सकते हैं, Hg बस कौन से रूप में मिलता था, द्रव अवस्था में मिलता था, क्लियर है ना। उसके बाद अपवाद क्लियर हो गया था, वो चाहे स्थायी अवस्था रहे चाहे ऑक्सीकृत अवस्था रहे, दोनों अवस्था में 3D10 होता है, दोनों अवस्था में क्या होता है 3D10। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात किए थे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 N-1 D1 से लेकर के 10 यहाँ तक होता है डी ब्लॉक के तत्वों का, ठीक है। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हम लोग उसमें अपवाद कौन कौन सा आता है इसके बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोग टोटल कितना अपवाद होता है बात किए थे 10। कितना अपवाद होता है 10, उसमें से ये कॉपर, Ag और Au, ठीक है, और इसके साथ साथ क्रोमियम और उसके जस्ट नीचे क्या था मोलिब्डेनम। ये पांचों एक प्रकार से NS1 लास्ट में S में 1 करते थे और D को क्या करते थे या तो 5 या तो कौन सा अवस्था में ला देते थे 10, ये वाला पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा जो कौन कौन सा था, प्लेटिनम था, पैलेडियम था, RH था और क्या था Ru था और क्या था Nb था, नियोबियम, क्लियर है। तो टोटल कितना अपवाद हो गया 10। ये 10 अपवाद के बारे में बात कर लिए थे, पूरा डिटेल हो गया है, एक बार और रिवाइज करना था तो बता दिया, ठीक है। अब हम लोग आज बात करेंगे परमाणविक त्रिज्या के बारे में। डी ब्लॉक के जो तत्व रहते हैं, ठीक है, उनका परमाणविक त्रिज्या कैसे रहता है। परमाणु का जो त्रिज्या रहता है, आकार रहता है, त्रिज्या बराबर क्या समझ सकते हो तुम लोग, आकार। यदि त्रिज्या ज्यादा है मतलब आकार ज्यादा है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है ना। अब ध्यान से समझना, कभी भी जब हम लोग को त्रिज्या निकालना रहता है या आकार निकालना रहता है तो दो चीज के ऊपर निर्भर करता है। कितने चीजों के ऊपर निर्भर करता है आकार, दो चीज के ऊपर। पहला होता है आपका नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश जिसको हम लोग शो करते हैं किससे, Z से। किससे शो करते हैं, Z से, क्लियर है। और दूसरा होता है आपका परिरक्षण प्रभाव। क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव। नाभिकीय आवेश का मान यदि ज्यादा होता है, नाभिकीय आवेश का मान यदि ज्यादा होता है तो साइज हमेशा क्या होगा, कम, क्लियर है। और परिरक्षण प्रभाव का मान यदि ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब उसके अकॉर्डिंग ध्यान से समझना जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके आधार पर हम लोग नाभिकीय आवेश को पहले डील करेंगे, फिर परिरक्षण प्रभाव को डील करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद डी ब्लॉक में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, क्लियर है, क्योंकि अपवाद आपको डी ब्लॉक में देखने को फुल मिलेगा, क्लियर है। देखो असल में होता क्या है, जैसे कि ध्यान दो ना इधर सब लोग, लिथियम, बेरिलियम, फिर इधर जाएगा बोरान, फिर आएगा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ऐसे जाते हो। नॉर्मल आवर्त सारणी में पढ़ा रहा हूँ पहले तो, ठीक है। ध्यान से देखो, इधर से इधर जा रहे हैं। परमाणु क्रमांक कितना, लिथियम का 3, बेरिलियम का 5, 6, 7, 8, 9। ध्यान से समझो, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, 11वीं का रिवाइज कराते हुए ध्यान से समझो, ठीक है। 3 है तो 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 6। समझ आ रहा है कि नहीं। किसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल रही है, बोर के अनुसार। किसके अनुसार, बोर के अनुसार। ऐसे निकालते थे ना, अरे 2, 8, 8, 18, 32, याद आ रहा है कि नहीं। ये दे K कोस, L कोस, M कोस, N कोस, याद आया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि देखेंगे, ध्यान से समझो, इधर लिथियम है, ये नाभिक है लिथियम का, ये पहला कोष दूसरा कोष। बेरिलियम 1, 2, तीसरा बोरॉन 1, 2, कार्बन 1, 2, क्लियर है कि नहीं। आगे भी जाएगा तो वैसे ही बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखो कोषों की संख्या स्थिर है, इसमें भी 2 कोष K और L, इसमें भी K और L, इसमें भी K और L, इसमें भी K और L, समझ आया कि नहीं। K, L, M और N, मतलब कोषों की संख्या तो स्थिर है। हमको क्या लग रहा है, परमाणु का आकार क्या है, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। लेकिन सब लोग ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन वितरित कैसे हुआ है। यहाँ पास 2 और 1 है, यहाँ 2 और 2 है, यहाँ 2 और कितना है 3 है, यहाँ 2 और कितना है 4। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वितरित हुआ है। अब यहाँ पास देखो, ये क्या है, नाभिक। नाभिक में टोटल कितना प्रोटॉन है, 3, लेकिन यहाँ पास के नाभिक में कितना प्रोटॉन, 4। यहाँ पास के नाभिक में कितना है, 5। यहाँ पास के नाभिक में कितना है, 6। क्लियर है। मैं बोलूँगा 6 लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाओ और चिल्लाओ, और 6 लोग अलग अलग जगह पर इकट्ठा हो जाओ और चिल्लाओ,
किन लोगों का साउंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा? एक साथ वाले का ना। ऐसे ही समझो कि यहाँ पास 2 और 1 3 है, यहाँ पास 3 है, ये अलग अलग है और ये क्या है, एक जगह में है। तो ये नाभिक जो रहेगा वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, सबसे बाहर में जो संयोजी कोश है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। सबसे ज्यादा देखो कोषों का संख्या तो सब में सेम टू सेम है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें, जैसे इसमें है 4 2 6, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन यदि है तो 6 प्रोटॉन भी तो है। मतलब ध्यान से समझना, ये जो प्रोटॉन का संख्या है, ठीक है ना, प्रोटॉन का संख्या जितने ज्यादा होते जाएगा तो सबसे आउटर में उपस्थित जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षण क्षमता सबसे ज्यादा इसका रहेगा, इसके बाद इस 5 वाले का, फिर उसके बाद इस 4 वाले का, और सबसे कम किसका रहेगा, 3 वाले का। सबसे ज्यादा इसका आकर्षण बल है, नाभिकीय आकर्षण बल किसका सबसे ज्यादा है, जैसे कि कार्बन है, कार्बन का है ना, ये 4 2 6 कार्बन का है। तो इन सब में कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा नाभिकीय आवेश किसका है, कार्बन का। तो ये अपनी ओर क्या कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा। तो सबसे छोटा आकार किसका हो जाएगा, कार्बन का। मतलब तुम लोग ये समझ सकते हो कि नाभिकीय आवेश बराबर होता है आपके प्रोटॉन की संख्या के। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के। यानी कि प्रोटॉन का संख्या जितना ज्यादा तो नाभिक का आवेश उतना ही ज्यादा, और नाभिक का आवेश जितना ज्यादा परमाणु का आकार उतना ही ज्यादा छोटा। क्लियर है, नाभिकीय आवेश का कॉन्सेप्ट चमका, याद है, क्लियर है। उसके बाद दूसरा देखो, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव लागू होता है किसके लिए, वर्ग के लिए। किसके लिए लागू होता है, वर्ग के लिए। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे लिथियम से आया सोडियम में, सोडियम से आया किसमें, पोटेशियम में, यहाँ पास 3, यहाँ पास 11, यहाँ पास 19, यहाँ कैसे चलेगा, 2 और 1 2 8 1, ये क्या हो जाएगा 2 8 8 1, आ गया 2 1 2 8 1 2 8 8 1, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास देखो 2 और 1 2 8 1, फिर ये कैसे बनेगा 2 8 8 1, आया समझ। यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास 1, यहाँ पास 2, फिर 8, फिर यहाँ पास 1, फिर 2 8 8 1, क्लियर है कि नहीं। तो हमको क्या लग रहा है, ध्यान समझना, ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो कोषों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। क्या हो रही है, वृद्धि। तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो हर हमेशा सही नहीं होता, हर हमेशा सही नहीं होता। एक प्रकार बताया था सबसे पहले इस चैप्टर का शुरुआत किया था, डी संकुचन, लेंथेनेट संकुचन, याद आया। ठीक है, क्या होता है ध्यान से समझने का कोशिश करो, कैसे पढ़ते हैं ध्यान देना ना, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ध्यान दो। अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर आकर्षित होना चाहेगा, यहाँ भी अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर आकर्षित होना चाहेगा, यहाँ पास भी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर आकर्षित होना चाहेगा। क्योंकि नाभिक में यहाँ पास 19 प्रोटॉन बैठा है, यहाँ पास 11 प्रोटॉन बैठा है, यहाँ पास 3 प्रोटॉन बैठा है। क्लियर है, हर कोई ध्यान समझना, हर नाभिक अपने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके रखना चाहता है और रखता भी है। लेकिन नाभिक से दूरी क्या हो जाता है इसका, ज्यादा। क्या हो जाता है, ज्यादा। और यहाँ पास इनर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं इसको, संयोजी कोष के अंदर का जितना भी कोष है उन सबको क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट ऑर्बिट। तो इनर मोस्ट ऑर्बिट को जो इलेक्ट्रॉन है इसको प्रतिकर्षित करेंगे, ये खींचना चाह रहे हैं लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, माइनस माइनस चार्ज। क्लियर है कि नहीं। मतलब नाभिक से दूरी और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो अंदर खींच नहीं पाता, इसके कारण परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये है आम जिंदगी, ये है आम जिंदगी। लेकिन यही बात सोचो, जब ध्यान से समझना, मतलब ध्यान समझने का कोशिश करें कॉन्सेप्ट, जो परिरक्षण प्रभाव क्यों बोलते हैं ये समझो। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन का, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रभाव से, नाभिक के प्रभाव से इनर मोस्ट ऑर्बिट द्वारा क्या करना, रक्षा करना। इनर मोस्ट ऑर्बिट द्वारा क्या करना, रक्षा करना। क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव। क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव। यानी कि इस नाभिक का प्रभाव क्या था, इसको खींचने का, तो इस खींचने ये बीच वाला दे रहा है क्या, नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा खींचने नहीं देता है, जो तगड़ा इफेक्ट डालता है, एस कक्षा, फिर पी, फिर डी, और सबसे दुर्बल परिरक्षण प्रभाव कौन करता है, एफ। ऐसा समझो कि तुम मेला देखने गए, अब छोटे थे, बच्चे थे, अब मेले में बीच में एकदम ऐसा तमाशा चल रहा है कुछ, ठीक है, यहाँ पास बीच में सर्कल है, उसमें कुछ चल रहा है। अब तुम छोटे से लड़का हो, अब ये मेला तुमको आकर्षित कर रहा है, लेकिन बीच में बड़े बड़े लोग रहते थे, उन लोगों के कारण तुम देख पाते थे क्या, नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। एकदम लंगोड़वा आदमी है, उसको एस नाम दे दिया। एक थोड़ा सा छोटा है, उसको पी नाम दे दिया। एक थोड़ा सा
डी। और सबसे छोटा तुम्हारे ही जैसा है वो क्या रहेगा, एफ। तो एफ के कारण क्या, ये तुम्हारा यानी कि एफ और ये तो खुद नहीं देख पाता ना, तो एफ का परिरक्षण प्रभाव क्या रहेगा, एकदम दुर्बल। सबसे ज्यादा किसका रहता है, एस का, उसके कारण और नहीं देख पाओगे। एकदम लंबू आदमी गाली देते थे, फिर याद आया, ये आदमी आगू में खड़े हो, हट न रे के ऐसा चलता था ना। हाँ चलो छोड़ो, ऐसे स्कूल में भी होता है, जो लंबे रहते हैं तो स्कूल में ना हमेशा बौना वर्सेस लंबा का विवाद चलता है। आगे बेंच में सिर्फ छोटे लोग बैठेंगे, ठीक है ना, ऐसा चलता है ना स्कूल में, और जो लंबे हैं उन लोग पीछे में। तो जो अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट रहता था ना, वो क्या बोलता था, नहीं मैं सामने में बैठूंगा, फिर इधर से ऐसा झांक के देखना पड़ता था। याद आ रहा है कि नहीं, अपने स्कूल में अब चलता था भाई, तुम लोग के टाइम में चलता है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलो तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो इसी को ध्यान समझना, इसी को क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही है कि जेड इफेक्ट के कारण साइज कम होगा, परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार बढ़ेगा। क्लियर है, परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार बढ़ेगा। अब हम लोग डी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में होता क्या है, ध्यान से आप समझते जाना ना, विथ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। वैसे मैं डायरेक्ट रटवा देता था, लेकिन इस साल समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। हम लोग डी ब्लॉक में सबसे पहले 3D श्रेणी पढ़ते हैं। 3D श्रेणी, स्कूल, टीचर, वेरी, क्रूअल, मांगे, फीस, कॉइन, नहीं, कहाँ जाएं। स्कूल, टीचर, वेरी, क्रूअल, मांगे, फीस, कॉइन, नहीं, कहाँ जाए। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे, चलो शुरू करें क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो ना। 4s2, 3D1, ठीक है, 3D2, 3D3, 3D4, 4 की 5, 3D5, 5 ना, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 10, ये भी क्या आ जाएगा 3D10। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझना, यहाँ से जब यहाँ तक जाओगे, स्कैंडियम से कहाँ तक, मैग्नीज तक, तो मान बढ़ेगा किसका, जेड इफेक्ट का। इसका मान बढ़ेगा जेड इफेक्ट का। तो साइज क्या होते जाएगा, छोटा। साइज क्या होगा, छोटा। पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में छपा। उसके बाद फिकोनी, फिकोनी करके याद रखना, हमेशा मैं बोलूँगा फिकोनी, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, फिकोनी। क्लियर है। इसका जेड इफेक्ट का मान बराबर हो जाता है किसके, परिरक्षण प्रभाव के। किसके, परिरक्षण प्रभाव के। तो साइज में कोई चेंजेस आएगा क्या, नहीं। साइज में 19-20 का फर्क रहेगा, ठीक है ना, साइज नो चेंज लिख देता हूँ। और जब कॉपर से किधर जाओगे, जिंक की ओर, तब बढ़ेगा किसका मान, परिरक्षण प्रभाव का मान। किसका मान बढ़ जाएगा, परिरक्षण प्रभाव। और परिरक्षण प्रभाव का यदि मान बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। साइज क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जो सीरीज 3D के लिए लागू हुआ है वही किसके लिए लागू होगा, 4D के लिए। वही किसके लिए लागू होगा, 5D के लिए। किसमें प्रभाव, आवर्त में। किसमें प्रभाव, आवर्त में, पीरियड में। क्लियर है ना। जब हम आवर्त सारणी में 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक साइज क्रमशः कम होते जाता है। इसका कारण होता है जेड इफेक्ट का बढ़ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसको एक समझाऊं, थोड़ा समझने का कोशिश करो। ये देखो, ये 4s2 है, ये 3D1 है। क्या है, 3D1। साइज क्या होते जा रहा है, बोल रहा हूँ मैं, कम। क्या होते जा रहा है, कम। देखो 21 3D1 था, 22 हुआ, जेड इफेक्ट बढ़ा, इधर डी क्या हो गया, 2। क्या हुआ, D2। ये तो स्थिर रहेगा ना ये। अब तुमको पता है सबसे ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव किसका रहता है, एस का। डी का और एफ का रहता है क्या, नहीं। तो इसके प्रभाव से क्या इसका रक्षा कर पाएगा क्या, नहीं। D2 करेगा, D3, D4, D5, 5 तक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। लेकिन दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होने के कारण, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होने के कारण साइज क्या होते जाता है, कम। समझ आ रहा है। डी मुकाबला नहीं कर सकता ना, डी मुकाबला नहीं कर सकता, एकदम ज़्यादा लंबू है, ऐसा समझो। यहाँ तक क्लियर है। ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है, तो इसके प्रभाव से इसका रक्षा ये नहीं कर पाएगा। क्लियर है। इसके कारण साइज क्या होते गया, कम। लेकिन जैसे ही 5 से ज़्यादा होता है ना, 6, 7, 8, तो साइज क्या हो जाता है, समान। लेकिन जैसे ही तुम लोग सोचो कॉपर से किस में जाते हैं हम लोग, जिंक में। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो क्या आता है, 4s1, और 3D क्या आ जाता है, 10।
यहाँ पास क्या होता है 4s2 और 3d10। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन 1 और यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन 2। क्लियर है कि नहीं? तो एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना थोड़ा आसान रहेगा, इसका नकार छोटा, लेकिन 2 है तो आकार क्या रहेगा थोड़ा सा बड़ा। एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता तुमको, बस इतना ही याद रखना है कि अरे बता सकते हो ना, एक्सप्लेनेशन भी तो दे सकते हो। जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है, यहाँ परिरक्षण प्रभाव का मान और जेड इफेक्ट का मान बराबर होता है, और यहाँ पर किसका मान बढ़ता है? परिरक्षण प्रभाव। किसका मान बढ़ता है? परिरक्षण प्रभाव। किसी कोई दिक्कत हुआ? सेम टू सेम लागू किसके लिए होगा? यहाँ जरूरी नहीं, मोबाइल, टेक्निक, रुको, रोड पर, आगे चढ़ो, सेम टू सेम इन तीनों का आकार लगभग समान। समझ आ रहा है? भूल गए क्या? हाँ यार, यहाँ जरूरी नहीं, ठीक, मोबाइल, ठीक, समझ आ गया ना। और यहाँ से यहाँ तक आकार क्या होगा? कम। क्लियर है? फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का आकार बढ़ेगा। क्लियर है? नीचे वाले के लिए भी वैसे लागू होगा। हमारे पेपर में क्या आएगा? 3D श्रेणी। क्या आएगा? 3D श्रेणी। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? मान लो क्वेश्चन तुमको पूछूंगा, अब ऐसा आ गया क्वेश्चन, क्या कारण है कि आयरन, कोबाल्ट और निकिल तीनों तत्वों का आकार समान होता है या परमाणु त्रिज्या समान होता है? कैसे आंसर दोगे? क्योंकि तीनों तत्वों के जेड इफेक्ट और परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होता है? समान होता है। क्लियर है? इस कारण जितना आकर्षण बल उतना प्रतिकर्षण बल उतना ही काम करेगा, तो परमाणु के आकार में कोई वृद्धि या लॉस नहीं होता। अब 19-20 का फर्क है बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसका आकार थोड़ा सा एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, ऐसा वाला कहानी चल सकता है, लेकिन वो एकदम कम चेंजेस है। जैसे इसी का 47 पिकोमीटर, किसी का 48 है, तो 19-20 का फर्क है ना। 47 और एक क्या बोलते हैं 75 है, तब हाँ वो लगेगा लार्ज वेरिएशन है करके, लेकिन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसा वाला कहानी है, तो उसमें देख उतना परिलक्षित होगा क्या? नहीं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ मैं। आवर्त में प्रभाव साइज का अब किस में देखेंगे? वर्ग में। किस में देखेंगे? वर्ग में। वर्ग में प्रभाव देखेंगे, मिटा दो इसको। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पास क्या आएगा? ला हफ्ता, हफ्ता, वरना रे, उधर से इधर पिटाई और होगी, ऐसा कहानी चलेगा। ला हफ्ता वरना रे, उधर से इधर पिटाई और होगी। ठीक है, हफ्ता देना मेरे को, ठीक है, दिसंबर के पहले। ठीक, ये कौन सा श्रेणी? 5D श्रेणी। कौन सा श्रेणी? 5D श्रेणी। उसके नीचे 6D आएगा क्या? एक्टेनियम वाला 89 से शुरू होता है, शायद 89 है ना, क्या है? हाँ 89 से शुरू होता है। कितने से शुरू होता है? 89 से। क्लियर है? अरे भूल जाते हैं ना यार, हर में से थोड़ी याद रहेगा। ये 57 से शुरू होता है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आकार में क्या होती है? वृद्धि, क्योंकि कोषों की संख्या में क्या होती जाती है? वृद्धि। लेकिन ये केवल और केवल आवर्त नंबर, सॉरी आवर्त बोलता हूं जी, वर्ग नंबर, वर्ग नंबर कितना? 3 के लिए मान्य है। वर्ग नंबर कितना? 3 के लिए मान्य है। नीट का फेवरेट क्वेश्चन, क्या फेवरेट क्वेश्चन है? जर्कोनियम और हाफनियम दोनों का आकार समान है, क्यों? चलो कोई रीजन दोगे, कोई बता सकते हो क्या? ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता है, इस कारण साइज बढ़ता है। लेकिन ये केवल तीसरे वर्ग के लिए बोल रहा हूँ, डी ब्लॉक के। चौथे वर्ग से नहीं होगा, चौथे वर्ग से नहीं होगा। चौथे वर्ग में क्या होगा? हम लोग 3D श्रेणी से जब 4D श्रेणी में आएंगे तो बस साइज बढ़ेगा, लेकिन जब इसमें से इसमें आएंगे, 4D से किस में आएंगे? 5D में, तो साइज नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? लेंथेनाइट संकुचन। गुड, लेंथेनाइट संकुचन। देखो HF है, ठीक है, ध्यान दो। HG का कितना होता है जी? 80। इसका कितना? 79। हिंदी तो नहीं आता। 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72। चलो 72 होता है। चलो शुरू करें, मजा ही। अब चलो ध्यान दो, ध्यान दो इधर। जर्कोनियम, यह जर्कोनियम का कितना होता है? चलो बताओ तो। ये 47, 40, 45, 44, 43, 42, कितना है? 40।
चलो जर्कोनियम और क्या है तुम्हारा HF, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, जर्कोनियम और HF का। ठीक है, जर्कोनियम कितना है 40, HF कितना है 72, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। चलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, हाँ उसके बाद 3d, फिर स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक 4p6 5s, अरे ऐसे चलेगा ना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू आ गया। लेकिन अभी इतना जाएगा क्या, नहीं रुको, कहीं पास हम लोगों का गलती हो रहा है क्या, देखो तो 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 20 10 30 30 6 36 37 38 42, यही आएगा ना 41 42, क्लियर है, क्या आ गया 42, यहाँ तक समझ आया। अच्छा HF में जाओगे, HF में चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, पूरा यहाँ तक करेंगे क्या, छापो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10, देखो ना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है ना, अभी फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल आया रहता, फाड़ू 4f14 आएगा, फिर 4d10 आएगा, ठीक है, फाड़ू दिल्ली, फिर पब्लिक 5p6, फिर स्कूल, ठीक, फिर अब आ जा करके 5d क्या है ये 2, अब आएगा क्या, अब देखो तो गिनो, चलो 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 6 36 और 2 38 38 और 14 38 39 40 52 52 और 10 62 62 और 6 68 68 और 2 70 70 और 2 72, आ गया 72। अब ध्यान दो, दोनों का डायग्राम बनाओ, कॉन्सेप्ट इस कारण समझा रहा हूँ क्योंकि लेंथ एंड एड संकुचन में मेरे को यही समझाना है फिर से, ठीक है, इस कारण एक ही बार में समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। आप यहाँ पास ध्यान देना, लास्ट में कितना हाईएस्ट नंबर गया एन का, हाईएस्ट कितना नंबर गया एन का 5, कितना गया है 5, कोई संख्या को बोलते हैं ना एन, NLMS, नीलमणि सिन्हा याद करवाया था, याद आया, NLMS क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या शो करता है। चलो एन कितना है 5, मतलब कितना 1 2 3 4 5, कितना बनेगा 5। चलो 1 वाले को रखो, 1s2 2s2, जिससे लिखा है वैसे भरना है ना, 1s2 2s2 फिर 2p6, फिर उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d10, उसके बाद 4p6, उसके बाद 5s2, देखो 5 में आ गया है, अभी d भी इनकम्प्लीट, सॉरी d तो हो गया है, यहाँ पर देखो अभी 4 में d भी आ सकता था, फिर 4 में f भी आता, लेकिन d और f के आने से पहले कौन सा कक्षक भरा, s, आगे बढ़ जा रहता है ना, क्लियर है। यहाँ पर क्या आएगा उसके बाद 4d2, क्या गया 4d2, किसी कोई दिक्कत है इतने में, आगे बढ़ूँ मैं। अब सेम टू सेम इसके लिए लागू कर रहा हूँ मैं, किसके लिए, HF के लिए, किसके लिए HF में n का हाईएस्ट नंबर बताओ कितना गया है, पूरा देखो कितना गया है 6 6s2, ये देख हाईएस्ट नंबर कितना गया है 6। चलो कितना लाइन खींचूंगा, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। चलो 1s2 2s2 2p6 3s, उसके बाद फिर उसके बाद 5s2, उसके बाद 4f14, फिर 4f हो गया ना, 4d हो गया, उसके बाद 5p, उसके बाद 6s2, उसके बाद 5d, क्लियर है। अब यहाँ पास तुम लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ लेंथेनाइट संकुचन का,
क्लियर है? ध्यान से देखना, ये इसको बोलते हैं संयोजी कोष। क्या बोला था? ये कौन सा कोष है? उपांत्य कोष। ये कौन सा है? अंत्य उपांत्य कोष। नाम को ऐसे मत सोचना कि याद नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल, एंट पेनल्टीमेट सेल, एंट पेनल्टीमेट सेल। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से समझना, यहाँ पास टोटल जर्कोनियम 40 प्रोटॉन, यहाँ पास है कौन? HF, ठीक है। कितना प्रोटॉन? 72 प्रोटॉन। कितना प्रोटॉन? 72। जेड इफेक्ट देखूंगा तो किसका ज़्यादा है? इसका। तो आकार क्या होना चाहिए? छोटे। लेकिन हम लोग वर्ग में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं? बोलो मैं, कौन सा? परिरक्षण प्रभाव। क्या पढ़ते हैं? सबसे ज्यादा प्रबलता के साथ परिरक्षण प्रभाव S कक्षक, फिर P कक्षक, फिर D कक्षक, फिर F कक्षक। क्लियर है? अब यहां पास देखो 40 प्रोटॉन यहां पास 5s2 के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। D कक्षक का परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होता है? दुर्बल। लेकिन यहां पास उतना ज्यादा वो कॉन्सेप्ट काम करेगा क्या? नहीं। जैसे ही मैं यहां पास देखो, यहां पास केवल D कक्षक है, F कक्षक का उपस्थिति आया है क्या? नहीं। ठीक है ना? सॉरी, यहां पास F कक्षक का कहानी आया है क्या? नहीं। इधर देखो, ला हफ्ता वर्ना रे, यहां पास से शुरू होता है ना, ला हफ्ता वर्ना रे। लेंथेनाइट के बाद कितना तत्व आ गया? 14। 14 के 14 इलेक्ट्रॉन कहां भर गए? F में भर गए। देख, और इसमें केवल और केवल क्या था? 4D था। क्या यहाँ 4, यहाँ क्या आ गया एक्स्ट्रा? 4F। क्लियर है? यदि 4F यहाँ आया, इसका परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होता है? दुर्बल। तू अपने प्रोटेक्शन के लिए बॉडीगार्ड मंगाया, लेकिन वो बॉडीगार्ड कुपोषित है, कोई मतलब है क्या उसका? नहीं। लेकिन मैं तो सुन डाला हूं कि आदमी बुलाया, बंदे लोगों को बुलाया, तो मैं तो अपना तैयारी करूंगा ना, तो मैं थोड़ा ज्यादा, तो वो तैयारी जो है वो यहाँ का है। प्रोटॉन जी, प्रोटॉन का बंधे लोग रहेंगे, यानी कि प्रोटॉन अपना पावर बढ़ाएगा, क्योंकि इधर 14 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? वृद्धि। लेकिन परिरक्षण प्रभाव उनका क्या है? दुर्बल। लेकिन 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 14 प्रोटॉन भी बढ़ेगा, तो 14 प्रोटॉन बढ़ा मतलब जेड इफेक्ट तगड़ा बढ़ गया। ये भी बढ़ा रहता है, लेकिन उसका परिरक्षण प्रभाव F कक्षक का क्या है? दुर्बल। अब ये जो नाभिक है, ठीक है ना, ये जो नाभिक है, इसके लास्ट कक्षक के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित। क्या करेगा? आकर्षित। अब आकर्षित कर रहा है ये कौन? नाभिक। किसको? संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को, या S कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को। और परिरक्षण करने का काम किसको दिया था? F को। लेकिन F का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, तो इसके प्रभाव से क्या इसकी रक्षा हो पाएगी? क्या? नहीं। तो परमाणु का आकार छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा। ये किसके कारण हुआ? लेंथेनाइट तत्वों के आ जाने के कारण। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? लेंथेनाइट संकुचन। क्या बोला जाता है? लेंथेनाइट संकुचन। तो अपन को क्या लग रहा था? अपन को क्या लग रहा था कि मस्त ना, जर्कोनियम से जब कहा जाएंगे HF, तो कोषों की संख्या में क्या हुआ है? वृद्धि। तो मस्त साइज भी क्या होगा? ज्यादा। लेकिन यहाँ तो लफड़ा खड़ा हो गया है, ठीक है ना? क्या हो गया है? लेंथेनाइट संकुचन। तो आकार क्या हो जाएगा? छोटा। तो HF का आकार और जर्कोनियम का आकार लगभग क्या रहेगा? बराबर। तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा कि क्या कारण है, क्या कारण है भाई? हाँ, क्या कारण है कि 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग क्या होता है? समान। दे डालोगे रीजन? समझ आया कि नहीं? रीजन सीधा एक ही है, लेंथेनाइट संकुचन। मतलब अच्छा, लेकिन यदि यट्रियम से लेकर के लेंथेनम में जाऊंगा तो क्या इन दोनों का आकार बराबर होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पास 14 इलेक्ट्रॉन अभी उपस्थित है क्या? नहीं। लेंथेनम के बाद है ना 14 इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर है कि नहीं? खुद लेंथेनम जो है वो कहां का तत्व है? डी ब्लॉक का। कहां का है? डी ब्लॉक का। तो केवल और केवल तीसरा आवर्तक ले ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ा, फिर उसके बाद आकार बढ़ेगा, उसके बाद बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सेम टू सेम सब में कॉन्सेप्ट चलेगा। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाएं। तो ये हमारा पहला जो पोर्शन था जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना था? परमाणु का आकार। इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिए। आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है आपका आयनन ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे आप? आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी।
आयनन ऊर्जा किसे बोलते हैं? परिभाषा सबको पता है, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाता है? आयनन ऊर्जा। हाँ, रटा गया है, ठीक है। अब ध्यान दो, आयनन ऊर्जा जो रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज के। किसके? साइज के। क्लियर है कि नहीं? यदि साइज बड़ा होगा तो उससे, ध्यान से समझना, किसी परमाणु का यदि, ध्यान दो जी, किसी परमाणु का यदि साइज बड़ा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? आसान। क्यों? क्योंकि यदि साइज बड़ा है मतलब नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या है? कम है। क्या है? कम है। इधर ध्यान दे, इधर इधर, ठीक है। हाँ, क्लियर है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो रहता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज के। अब इस हिसाब से चलेंगे, स्कूल, टीचर, वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉइन नहीं, कहाँ जाएं। अब हम लोग को मस्त लगेगा कहानी पढ़ते हुए कि यहाँ से यहाँ तक जाते हैं भैया मैग्नीज तक, तो साइज क्या होते जाता है? छोटा। यदि साइज छोटा होते गया तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ेगा। यदि यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, तो यहाँ पास साइज में कोई चेंजेस नहीं होता, तो इन तीनों का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान। अब यहाँ पास दिमाग चलेगा, कॉपर से जब जिंक जाते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज यदि बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम। तो तुमको इसमें सही नंबर मिलेगा, इसमें सही नंबर मिलेगा और इसमें गलत। क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि यहाँ पास चलेगा फिर से क्या? अपवाद। क्या चलेगा? अपवाद। अब यहाँ पास देखो तुम लोग, कॉपर से जब जिंक में जाते हैं, ध्यान दो, कॉपर से जब जिंक में जाते हैं, अब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, परमाणु क्रमांक 29, अपवाद के कारण 4s1 3d10, जिंक 4s2 3d10। किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? कॉपर से। मतलब आयनन ऊर्जा किसका कम होगा? कॉपर का। किसका? कॉपर का। इसके अनुसार जाते, ध्यान से समझना, कॉपर का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। किससे? जिंक से। और इधर से इधर जाते, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान घटता है। और घटता है बोल रहा था, मतलब कॉपर का क्या होता? ज़्यादा, और जिंक का क्या होता? कम। इसके अकॉर्डिंग ना, तो यहाँ पास ये नियम क्या हो गया? फेल। तुमको क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है? तो हर हमेशा लकीर के फकीर बनना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है? अपवाद। क्लियर है? चलो ध्यान से समझना, स्कैंडियम से जब मैग्नीज तक जाते हैं तो साइज घटता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता है। फिकोनी, तीनों का साइज बराबर, इस कारण आयनाइजेशन एनर्जी का मान भी बराबर। कॉपर से जिंक जाने पर साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान कम होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। कहानी ये है कॉपर और जिंक का, यदि हम लोग क्या निकाले? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कॉपर के लास्ट में 4s1 और यहाँ पास 4s2। अब कई लोगों का दिमाग चल रहा होगा लास्ट तो ये है, यहाँ से क्यों नहीं निकालते इलेक्ट्रॉन? तो मैं झापड़ में मारूंगा। अंतिम कोर्स कौन सा है? 4s2, और ये क्या है? 3d10। निकालो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पास पड़ेगा और ये क्या पड़ेगा? दूर ना। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? चलो भाई, ठीक, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट, तो ये किसमें देख डाले? प्रभाव, आवर्त में प्रभाव। किसमें प्रभाव? आवर्त में। क्लियर है? दिमाग में बस ये याद रखना कि जिंक जो होता है पूर्णपूरित होता है। जिंक क्या होता है? पूर्णपूरित। और पूर्णपूरित होता है इस कारण इसका आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है? ज़्यादा, क्योंकि स्थायी आदमी का घर बार तोड़ना है तो कठिन होगा। ठीक है? शादीशुदा लोग बिगड़ते नहीं हैं, नौजवान लोग बिगड़ते हैं, क्योंकि वो शादीशुदा है, स्थायी हो गया ना भाई। समझ रहे तुषार? ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ग में प्रभाव। वर्ग में प्रभाव क्लियर है? ध्यान से समझना, स्कूल, टीचर, वेरी क्रूअल, मांगे फीस, क्वाइन नहीं, कहाँ जाएं। उसके बाद यहाँ जरूरी नहीं, सॉरी नहीं, मोबाइल, टेक्निक, रुको, रोड पर आगे चढ़ो। इसके बाद चलो बताओ, ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर से इधर, पिटाई और होगी। यहाँ तक क्लियर है? इसके आगे का याद नहीं करना है। जिसको शौक है, जिसको शौक है उसके लिए मैं बता सकता हूँ।
ठीक है। 100 से ऊपर के लिए एक अलग नामकरण चलता है पद्धति, ठीक है, याद आ गया, जिसमें 1 को बोला जाता है अन, 2 को बोला जाता है बाई, 3 को क्या बोला जाता है ट्राई, 4 को बोला जाता है क्वाड, क्या बोला जाता है क्वाड, 5 को बोला जाता है पेंट, ठीक है। 6 जो रहता है इसको हेक्स, 7 को बोला जाता है हेप्ट, क्या बोला जाता है हेप्ट, 8 को बोला जाता है ऑक्ट, 9 को बोला जाता है इन, नोन नहीं इन, और 0 को बोला जाता है नील, क्या बोला जाता है नील। याद आया। लास्ट में प्रत्यय लगता है IUM, जैसे 100 है तो इसको क्या बोलेंगे अन, नील नील यम, अन नील नील यम, ठीक है। 101 हो गया तो अन नील अन यम, अन नील अन यम, हाँ समझ आ रहा है जी ठीक है। 112 हो गया तो अन अन बाई यम, क्लियर है। तो UUB UUB, अच्छा UUQ अन अन क्वाड यम, क्लियर है। तो जिसको शौक है वो आसानी से याद कर सकता है, वैसे जरूरी नहीं है। एक्टेनाइट कितना आता है, ले मेरे को याद नहीं है ऐसा मत बोलना ना, ठीक है ना। एक्टेनियम मेरे को चैलेंज मत देना, कई लोग ऐसे ही बोलते हो भैया के याद नहीं इस कारण छोड़ देते हैं करके, ठीक है। मेरे को थोड़ा बहुत याद है, याद करो। पिब्बी पो एट रन फर रा ए सी था पा यू नेप प्लूटोनियम आ गया, ठीक है। ये देखो यदि 82 शुरू होता है ना, ठीक है, 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94, अब 6 बस में याद नहीं करें, और वो भी याद हो जाएगा, ठीक है। वो याद हो सकता है यदि याद करेंगे तो। कैसे याद करेंगे, ठीक है। याद करो वो सिर पर नदिया का पानी समाया के बाद ये वाला किए थे ना, थापा यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम लेकर अमेरिका से कम बैक सेफ, ठीक है। इस फर्म में MD नोबल लेकर आए, हो गया याद, ठीक है। तो पूरा आवर्त सारणी याद हो जाएगा तुम लोगों को समय के साथ। अरे यहाँ पास से ना थापा से शुरू करते हो ना, ठीक है। थापा यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम लेकर अमेरिका से कम बैक सेफ, क्लियर है। अब ये देख लो कितना था, 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। मेरे को तो उसका नाम नहीं पता, मैं तो उसको क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगा अन 100 है ना, अन नील नील यम लिख दिया UN फिर UNU फिर UNB फिर UNT फिर UNQ फिर UNP। तो पूरा आवर्त सारणी याद हो गया ना। तो वैसे ही याद करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ देना है, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है, पढ़ना है। चलो देखो, कई लोगों के दिमाग में ये चलेगा इसको तो 3D श्रेणी बोलते हैं, इसको 4D श्रेणी बोलते हैं, इसको 5D श्रेणी बोलते हैं, इसको 6D श्रेणी। ध्यान दो, इसको एक और नाम दिया जाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसको क्या बोलेंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसको तृतीय संक्रमण श्रेणी, और इसको चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तुम लोग के दिमाग में किसी में नहीं चलना चाहिए कि तृतीय संक्रमण श्रेणी मतलब 3D, तृतीय संक्रमण श्रेणी मतलब 3D, सिली मिस्टेक होता है ना। तो तृतीय संक्रमण श्रेणी लेंथेनम वाला है भाई, क्लियर है। चलो आगे बढ़े क्या, अब ध्यान से देखो भाई, अब हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जब ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो यहाँ वाले में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, कम होगा। केवल और केवल किसके लिए लागू होगा, वर्ग नंबर 3, वर्ग नंबर 3, वर्ग नंबर 4, वर्ग नंबर 4। अब वर्ग नंबर 4 में तुम्हारा दिमाग क्या चलेगा कि इधर से इधर आए तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, कम। अर्थात जब प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जाते हैं तो आकार क्रमशः बढ़ता है, आकार बढ़ने के कारण एनन ऊर्जा का मान कम होता है। हो गया। फिर यहाँ पास क्या बोलोगे, यहाँ से जब यहाँ आते हैं तो लेंथेनाइट संकुचन के फलस्वरूप दोनों का आकार बराबर होता है, तो दोनों का एनन ऊर्जा भी क्या होना चाहिए, बराबर, लेकिन होता नहीं है।
फिर क्या गया, अपवाद। क्लियर है, क्या गया, अपवाद। ठीक है, यहां पास ऐसे कंडीशन में, ऐसे परिस्थिति में चाहे जिंक कैडमियम Hg हो, चलो देखो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया, तुमको कंपेयर करने के लिए बोल दिया। डी ब्लॉक के तत्वों में आयनन ऊर्जा का क्रम बताइए। जिंक, कैडमियम और Hg, हमारा दिमाग मस्त चलेगा। जिंक से जब कैडमियम गया तो आकार, ध्यान देना, जिंक से जब कैडमियम गया तो साइज बढ़ा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। यदि आयनन ऊर्जा का मान कम हो रहा है तो इसका आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, और इन दोनों का मान लगभग बराबर, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में साइज नहीं देखते। अब देखते हैं किसको, जेड इफेक्ट। क्या देखते हैं, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट का मान किसमें ज्यादा है, कैडमियम का ज्यादा है कि Hg का ज्यादा है, जेड किसका ज्यादा है, Hg का। अरे परमाणु संख्या, प्रोटॉन का नंबर किसका ज्यादा है, और जिसका परमाणु का संख्या ज्यादा है, यानी कि जिसका क्या बोलना चाहिए, प्रोटॉन ज्यादा है, उसका नाभिक में आकर्षण बल ज्यादा होगा। आकर्षण बल ज्यादा होगा तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन को कड़िक करके खींचेगा, मतलब साइज क्या हो जाएगा, छोटा, और आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है कि नहीं, सॉरी ज्यादा हो जाएगा, क्या उससे निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा ना। साइज छोटा हो जाएगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। उल्टा होता है ना। तो अब बताओ जेड इफेक्ट किसका ज्यादा है, Hg का। इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है तो साइज क्या हो जाएगा, कम, और साइज यदि कम हो गया तो इसका आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्या हो गया, ज्यादा। तो देखो सबसे ज्यादा किसका रहेगा, आयनन ऊर्जा जिंक का। किसका रहेगा, जिंक का। उसके बाद किसका रहेगा, Hg का। और सबसे कम, दो देखो इधर 2 लड्डू मिला है, इसको 1 लड्डू मिला है, इसको 2 लड्डू मिला है, इसको 1 लड्डू मिला है। 2 लड्डू मिला मतलब इसका मान ज्यादा। दोनों परिस्थिति में इसका मान कम, यानी सबसे कम कौन है, आयनन ऊर्जा का मान कैडमियम का। किसका है, कैडमियम का। सबसे ज्यादा मान किसका है, जिंक का, शुरुआत में है। तो ये होगा आपका सही क्रम, Zn Hg और कैडमियम। कैडमियम का मान जो रहेगा सबसे कम। यहाँ पास किसी के पास ज़्यादा गलत किया हूँ क्या, कहीं पास तो गलत क्यों लग रहा है मेरे को। Hg का मान सबसे ज़्यादा है यार, सबसे ज़्यादा होना चाहिए किसका, Hg का। उसके बाद होना चाहिए किसका, जिंक का। हाँ अब सही है, ठीक है। किसका सबसे ज़्यादा होगा, Hg का, उसके बाद जिंक का, उसके बाद कैडमियम का। किसका होगा, कैडमियम का। सबसे लास्ट में है ना, और सबसे ज़्यादा है। क्लियर, अब सही आया, क्लियर है। चलो इसके लिए बताओ तो कौन आगे आया के लिए, सबसे ज़्यादा मान किसका होगा। इसके बाद, उसके बाद, क्लियर है। सेम टू सेम इसमें भी लागू होगा, प्लेटिनम, निकिल, फिर पैलेडियम। क्लियर है। तो ये हो गया आपका किसका क्रम, आयनन ऊर्जा का। किसका क्रम हो गया, आयनन ऊर्जा का। नेक्स्ट बढ़े क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े आज, परमाणविक त्रिज्या। दूसरा क्या पढ़ लिए, आयनन ऊर्जा। दोनों का एक बार आवर्त में प्रभाव और एक बार वर्ग में प्रभाव। नेक्स्ट पढ़ते हैं घनत्व। क्या पढ़ेंगे, घनत्व। नेक्स्ट है क्या, घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला बताओ। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्लियर है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तुमको ऐसा नहीं लगता आयतन लगभग मैं समानुपाती मान सकता हूं उसके साइज के। किसी का आयतन ज्यादा है मतलब उसका साइज ज्यादा है, या उसका त्रिज्या जो है वो क्या है, ज्यादा है। क्या है, त्रिज्या उसका ज्यादा है। यहां तक क्लियर है। तो सेम टू सेम फिर से कहानी किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, वही परमाणविक त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट। यानी कि स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक साइज का मान क्या होता है, कम। साइज का मान यदि कम होता है तो घनत्व का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। घनत्व का मान क्या होगा, ज्यादा। ये किसमें प्रभाव बता डाला, आवर्त में। अच्छा, फीकोनी, तीनों का साइज क्या है, बराबर। साइज बराबर तो घनत्व भी दोनों का बराबर, तीनों का बराबर। कॉपर से कहाँ जाते हैं, जिंक। कॉपर से जिंक जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। यदि साइज बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ये आवर्त में हो गया कहानी। हमको केवल 3D श्रेणी पढ़ना है ना। जस्ट अपोजिट किसका करना, परमाणविक त्रिज्या का। आयनन ऊर्जा भी जस्ट अपोजिट है, लेकिन यहाँ पास में फंस जाता था पेज। यहाँ पास क्या आता था, अपवाद। घनत्व में कोई अपवाद नहीं। नेक्स्ट देखें वर्ग में प्रभाव। वर्ग में प्रभाव तुम लोग सीधा बता सकते हो, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है तो घनत्व का मान क्या होगा, कम।
घनत्व का मान क्या होगा, कम। अच्छा स्कैंडियम, ध्यान देना ना, स्कूल टीचर वेरी क्रूअल, इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो साइज कम हो रहा है, डेंसिटी का मान ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा 3D श्रेणी में, स्कैंडियम का। किसका रहेगा, स्कैंडियम। ऊपर से नीचे आते हैं, क्या हो गया, तुम लोग अति मत करो यार, सही, ठीक है। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज का मान क्या होते जाता है, बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, कम। क्या होगा, कम। तो एक हिसाब में देखेंगे तो घनत्व किसका ज्यादा है, आपका स्कैंडियम का। अच्छा एक एमपी पॉइंट याद रखना, स्कैंडियम का घनत्व, अरे यार रुको, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। साइज घटते जा रहा है तो डेंसिटी ज़्यादा होते जा रहा है, डेंसिटी ज़्यादा होते जा रहा है तो इसका सबसे कम है, ज़्यादा बोल डाला था क्या, स्कैंडियम का क्या होगा, सबसे कम होगा। सबसे कम किसका होगा, स्कैंडियम का। क्लियर है, सबसे कम किसका होता है, स्कैंडियम का। सबसे ज़्यादा मैं एमपी पॉइंट बताया था, ऑस्मियम का होता है। सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, ऑस्मियम का। और इसी का ऑक्सीकरण अवस्था कितना से होता है, +8। याद आया, पहला क्लास में बताया था एमपी पॉइंट, ऑस्मियम का घनत्व सबसे ज़्यादा। और कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकता है, +8। इसके बाद मैग्नीज होता था जो क्या दिखा सकता है, +7। क्लियर है, भूलना नहीं है, एमपी है। ऑस्मियम का घनत्व पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना, सबसे ज़्यादा आवर्त सारणी में किसका घनत्व है, ऑस्मियम का। डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे कम घनत्व किसका है, स्कैंडियम का। किसका, स्कैंडियम का। हो गया कहानी यहाँ तक का। एक बार देख लिए प्रभाव आवर्तम, एक बार देख लिए किसमें हम लोग, वर्ग में। किसमें पढ़ लिए, वर्ग में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर है, चलो भाई, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक। क्लियर है, हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या जानते हैं, NH2 N-1 D 1 से लेकर के 10। क्लियर है कि नहीं। जब संक्रमण तत्व, ध्यान समझना ना, कभी भी धात्विक बंध बनाते हैं, ठीक है ना, कभी भी बॉन्ड बनाएंगे संक्रमण तत्व, तो हमको क्या लगेगा, डी कक्षक बस भाग लेना चाहिए बंध बनाने में, क्योंकि डी ब्लॉक का तत्व है तो केवल कौन भाग लेना चाहिए, डी। लेकिन तुमको पता है कि पूरा इंटरफेयर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन करता है, एस कक्षक। यानी कि N-1 डी कक्षक के साथ साथ NS कक्षक भी बंध बनाने में क्या लेगा, भाग लेगा। डी ब्लॉक के तत्व हैं, किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ेंगे तो धात्विक बंध बनाएंगे। धात्विक बंध बनाने के लिए, ध्यान समझो, धात्विक बंध बनाने के लिए केवल भाग किसको लेना चाहिए, डी कक्षक, क्योंकि लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसमें भरा है, डी कक्षक में। लेकिन तुमको पता है पूरा इंटरफेयर कौन करता है, एस कक्षक। मतलब N-1 डी कक्षक के साथ साथ NH2 कक्षक भी बंध बनाने में क्या करता है, भाग लेता है। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है। यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एस कक्षक का भी भाग लेता होगा और डी कक्षक का भी भाग लेता है। इसी कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो मान रहता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसका मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि केवल जब ये भाग लेता ना तो उतना मजबूत बंध नहीं बनता, लेकिन देखो डी कक्षक भी भाग ले रहा है, उसके साथ साथ कौन भाग ले रहा है, एस कक्षक भी, तो और ज़्यादा प्रबल बंध बनेगा। और जितना ज़्यादा प्रबल बंध बनेगा उसको तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान ज़्यादा रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। मोस्ट एमपी क्वेश्चन रहेगा, किसके समानुपाती होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। चलो बताओ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कूल टीचर वेरी क्रूअल मांगे फी। ठीक, चलो यहाँ पास यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, शुरू करें क्या, 3D1, 3D1 से पहले 4H2, यहाँ पास बताओ 3D2, 3D3, 3D5, 3D5, यहाँ पास 3D5, यहाँ पास 3D6, यहाँ तक क्लियर है। 4H2, 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 4H2 किया हूँ ना, अच्छा 1 हो जाएगा यहाँ पास ना, 4H1, यहाँ पास 4H2 और यहाँ पास भी 4H2। डी कक्षक को देखो, डी कक्षक, डी कक्षक 5 है, ध्यान देना ना, 5 ठोकले बना रहे हैं भाई, 1 2 3 4 और एक 8 ठोकले बना दे, ये 5। चलो चलो ध्यान दो, स्कैंडियम के लिए 3D1, टाइटेनियम के लिए 3D2, यहाँ पास वेनेडियम के लिए 1 2 3, 1 2 3
4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसके लिए बना देते हैं, किसके लिए, Fe के लिए 6। क्लियर है, 5 ये 5, क्लियर है, हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, देखो तो क्रोमियम और मैग्नीज में। क्रोमियम और मैग्नीज है 55 ठोक है रे। अयुग्मित, अयुग्मित मतलब सिंगल, क्लियर है, पेयर्ड जो नहीं है। तो क्रोमियम और मैग्नीज, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, इन्हीं में है, 55 है। मतलब जब मैं स्कैंडियम से किधर की ओर जाऊंगा, मैग्नीज की ओर, किधर जाऊंगा, मैग्नीज की ओर, तो 5 होते जा रहे। देखो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें कितना 3, फिर कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5। अब इधर देखो 6 हो गया, 6 हुआ, तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, 4। कोबाल्ट की ओर जाओ तो कोबाल्ट 4s2 3d 6 था ना, ये क्या हो जाएगा 3d 7, 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, 7 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना गई, 3। मतलब अब क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या होते जा रहा है, घट रहा है। मतलब जब स्कैंडियम से मैग्नीज की ओर जाऊंगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था यहां तक ना, और इसके आगे गया तो अब क्या हो रहा है, घट रहा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घट रहा है। और कॉपर और जिंक में देखो तो इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्लियर है कि नहीं, 3d10 3d10, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मान स्कैंडियम से मैग्नीज की ओर जाने पर बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्ट समानुपाती है ना, और इधर से इधर आने पर क्या होता है, घटता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ूं, यहां तक कंप्लीट है ना तुम लोगों को। अच्छा इसी में और आगे बढ़ते हैं, और क्या कॉन्सेप्ट है बता डालोगे ना तुम लोग, किसके आधार पर, जैसे कि मैं तुमको कोई भी कंपाउंड दूंगा, ठीक है। चलो कंपाउंड दे रहा हूं तुम लोग को, Fe है, स्कैंडियम है, ठीक है, और इधर दे देता हूं क्रोमियम है, ठीक है। चलो बताओ सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका है, Mp व Bp किसका सर्वाधिक है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 3d6 3d1 3d5 3d5। यदि 5 है 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5, 6 है मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 10 में 6 घटा दिए, कितना बचा 4, और यहाँ पास कितना है 1। सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसका है, क्रोमियम का है। किसका है, क्रोमियम। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका है, क्रोमियम का। उसके बाद किसका है, आयरन का, और सबसे कम किसका है, स्कैंडियम। आगे क्वेश्चन बनाने, बना लोगे ना, क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है क्यों, W, टंगस्टन। तो याद रखना है, टंगस्टन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक, अरे क्रोमियम वाला है ना, क्रोमियम लाइन में आता है वो भी याद करो, स्कूल टीचर वेरी क्रूअल, यहाँ पास यहाँ जरूरी नहीं, मोबाइल टेक्निक, उसके बाद ला हफ्ता वरना, ये वाला तो इस वाले ग्रुप में आ रहा है। मतलब इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा वही वाला रहेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का संख्या यदि ज़्यादा रहता है, इस कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान भी क्या होता है, ज़्यादा। क्लियर है कि नहीं। तो ये हम लोग आवर्त में प्रभाव जान डाले कि स्कैंडियम से जब तक क्रोमियम तक जाएंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ेगा, और क्रोमियम से आगे जब जिंक की ओर जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मान घटेगा। अच्छा वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ता है, ये याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना, डायरेक्ट ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्लियर है। तो देखो क्रोमियम ऐसे जा रहा था, ध्यान देना ना, इधर से इधर गया क्रोमियम तक तो बढ़ा था, ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा। फिर इसी सीरीज में नीचे में कौन आया था, टंगस्टन, तो नीचे आने पर भी क्या होता है, ज़्यादा। देखो इधर से भी जा रहा है तो सबसे ज़्यादा इसी श्रेणी का होता है, ऊपर से नीचे आने पर भी सबसे ज़्यादा इसी का होता है। इसी कारण टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक। एक क्वेश्चन आता है, जिंक, कैडमियम और Hg, इन तीनों का Mp व Bp कम होता है क्यों। बना सकते हो तुम सब लोग, क्यों, क्योंकि इसमें डी कक्षक पूर्ण पूरित होते हैं,
क्लियर है, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम, इस कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। इस कारण ये कभी भी सहसंयोजी बंध बनाएंगे क्या, नहीं, ये डायरेक्ट आयनिक बंध बनाते हैं, ZnCl2 ऐसा टाइप का, AgCl2 ऐसा वाला, ठीक है, AgCl4 ये इस टाइप का कंपाउंड। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट, ठीक है। और क्या है, तो इस तरीका से आपका इतना जितना भी टॉपिक था, ठीक है, क्या क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनन ऊर्जा, ठीक है, और उसके साथ क्या पढ़े हम लोग, घनत्व, और उसके बाद क्या पढ़े, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट।